हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा और मुझे लगता है कि ये इतना ईजी टॉपिक है, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूरे के पूरे करके आ पाओगे। और आपको बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है। मैं आपको एक बार स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को भी दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। हमने स्टार्टिंग में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस कवर अप कर लिया है, एपी जीपी एंड एचपी कवर अप कर लिया है, सम ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स ये भी हमने कवर किया है। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो है ये प्रीवियस के जो लेक्चर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जिस भी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं बता देता हूँ कि ये जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है इसी से रिलेटेड आपके आगे 2-3 टॉपिक और आ जाएंगे, जैसे बायनोमियल थ्योरम हो जाते हैं। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा और अच्छे से इसको आप करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो परम्यूटेशन को हम जो है हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और कॉम्बिनेशन को हम हिंदी में बोलते हैं संचय। तो हम एक एक करके डेफिनेशन पर आएंगे और अच्छे से एक एक वर्ड को सही तरीके से समझने की हम जो है कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हम परम्यूटेशंस की। परम्यूटेशंस को हम हिंदी में बोलते हैं क्रमचय। क्रमचय, देखो नाम से आपको पता लग रहा है कि कोई एक निश्चित क्रम में होने को ही हम क्रमचय कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो डेफिनेशन है एक हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। क्या कहा है कि जो परम्यूटेशन है वो किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंजमेंट करना होता है। ठीक है, अरेंजमेंट करना होता है। परम्यूटेशन का अर्थ है वस्तुओं को किसी निश्चित क्रम में सजाना। अगर क्रम महत्वपूर्ण है तो हम परम्यूटेशन का प्रयोग करते हैं। क्रम महत्वपूर्ण मतलब, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा और उस एग्जांपल से आपको जो है समझना है। ठीक है, देखो एग्जांपल क्या है। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आपके पास जो है 3 संख्याएं हैं, 1, 2 और 3। अब मैं कहूँगा कि आप जो है इन 3 संख्याओं को मिलाकर के कितनी 2 अंकीय संख्या आप बना सकते हैं। इन 3 संख्याओं को मिलाकर के कितनी 2 अंकीय संख्याएं आप बना सकते हो। अब मैं एक कंडीशन में आपसे यहाँ से हटा देता हूँ कि आप किसी भी संख्या को रिपीट नहीं कर सकते हो। तो देखो कितनी हो सकती हैं। पहले देखो 1 2 हो जाएगा, है ना। फिर देखो 1 3 हो जाएगा। फिर देखो जो है आपके 2 1 हो जाएगा। फिर आपके जो है 3 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके 2 3 हो जाएगा। फिर आपके 3 2 हो जाएगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए हमारे। अब आप देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ पर जो हमसे कहा गया था कि परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डर स्पेसिफिक है यहाँ पे, है कि नहीं। मैंने आपसे क्या कहा था कि इन 3 संख्याओं को मिला करके आपको जो है 2 अंकीय संख्याएं बनानी है। अब 2 अंकीय संख्या, देखो ऑर्डर मैटर कर रहा है। ऑर्डर कैसे मैटर कर रहा है उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा, 12 लिखा ना, 12 लिखा। अब ये जो 12 है यहाँ पे देखो ये 21 लिखा। दोनों बन तो रहा है सेम डिजिट से, लेकिन इनकी जो ऑर्डर है वो अलग अलग है। ऑर्डर मतलब, कहने का मतलब पहले 1 आया फिर बाद में अगर 2 आया तो वो 12 हो गया। पहले 2 आया बाद में 1 आया तो वो हमारा क्या हो गया है, 1 आ गया। इसी प्रकार से देखो 1 3 की अगर मैं बात करूं और 3 1 की बात करूं तो ये भी एक 2 अंकीय संख्या जो है निर्दिष्ट कर रहा है, लेकिन इन्हीं 3 अंकों से बना हुआ है। ठीक है, एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 2 हो सकता है। तो ये जो आप संख्याएं देख रहे हैं ये एक प्रकार से हमारा क्या हो गया, परम्यूटेशन हो गया। परम्यूटेशन हो गया। परम्यूटेशन को हम जनरली पी से दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम पी, परम्यूटेशन का जो पी है इसी से हम जो है इसको
दिखाते हैं। और कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 हमारे यहाँ पर जो है परम्यूटेशन हो गए। क्लियर है। जब भी हमसे परम्यूटेशन के बारे में कहा जाए तो उस कंडीशन में आपको परम्यूटेशन में देखना है, हमें ऑर्डर स्पेसिफिकेशन होता है। क्लियर है। डेफिनेशन में बात कहा है, ऑर्डर मैटर कर रहा है, 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, दोनों अलग बात है। बस ऑर्डर के वजह से हमने 1 को आगे कर दिया, 2 को पीछे कर दिया, तो इस ऑर्डर चेंज हो गया, मतलब चेंज हो गया। कहने का मतलब उसका जो मीनिंग है, उस संख्या की जो मीनिंग है वो चेंज हो गया। तो ऐसे कुछ चीज़ें हमें ऑब्जर्वेशन में रखनी है क्वेश्चन को करते टाइम। वैसे तो आप जब पूरा ये लेक्चर आप देखेंगे एंड तक तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी कि हम कब हमें कॉम्बिनेशन लगाने हैं, कब हमें परम्यूटेशन लगाने हैं। ठीक है। तो ये तो रहा आपका परम्यूटेशन। मुझे लगता है कि आपको परम्यूटेशन की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो गया इस एग्जांपल से। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ कि आपके पास जो है 3 लेटर है, ठीक है, या अल्फ़ाबेट्स है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो उससे आपको 2 लेटर को एक साथ रख करके वर्ड बनानी है, मतलब एक बार में आप 2 लेटर एक साथ रख सकते हो। ठीक है, 2 लेटर को एक साथ आप रख सकते हो एक बार में। तो कितने ऐसे परम्यूटेशन बन जाएंगे हमारे, देखो आप आर ए रख सकते हो, ठीक है, ए आर रख सकते हो, आर एम रख सकते हो, एम आर रख सकते हो, ए एम रख सकते हो, एम ए रख सकते हो। बन गया ना, कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 परम्यूटेशन बने हैं। अब चेक कर लो, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल ही नहीं है, इसके अलावा और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे क्या हो गए, परम्यूटेशन हो गए। यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा है। जैसे मैं ए आर लिख रहा हूँ या फिर आर ए लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं आर ए लिख रहा हूँ या ए आर लिख रहा हूँ तो दोनों की मीनिंग हमारे क्या हो गए, यहाँ पर अलग हो गए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गए, हमारे अलग हो गए। ठीक। अब अगर मैं कहता कि तीनों को एक साथ लेकर के जो है आप इसको बना करके दिखाओ, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती। अगर मैं अब यहाँ पे तो मैंने 2 लिया है, अगर मैं कहता कि तीनों को एक साथ लेकर के आप बना करके दिखाओ तो कैसा होता। देखो तीनों को अगर एक साथ में लेता तो पहले तो आर ए एम हो जाता, एक तो यही हो गया, ए एम आर हो जाता, एक तो यही हो गया। ठीक है, अब एम आगे आ जाता, एम आर ए हो जाता, एक तो यही हो जाता। क्या कोई और पॉसिबिलिटी हमारे पास बन रही है, तीनों को एक बार में ही लेना है कि नहीं, तीनों को एक बार में ही लेना है। तो 3 ही पॉसिबिलिटीज़ है हमारे यहाँ पर बने हैं। तो इस प्रकार से आप इसको जो है देख सकते हो। क्या आप इसमें चेक करिए कि क्या कोई और पॉसिबिलिटी बन रहा है। अगर बन रहा है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करिए। ठीक है, आप उसको कमेंट में मेंशन करिए। आगे हम बहुत सारी चीज़ें और भी सीखने वाले हैं, तो उससे आपको काफ़ी चीज़ें और भी क्लियर होंगी। ठीक है, काफ़ी चीज़ें और भी आपको क्लियर होंगी, सूत्र से आपको चीज़ें पता लगेंगी। अब मैं आपको कुछ, अब जैसे ये है, अब यहाँ पर तो चलो मैंने छोटे छोटे वर्ड्स आपको दिए हैं, छोटे छोटे लेटर्स आपको दिए हैं, छोटे छोटे डिजिट्स आपको दिए हैं, और आपको मैंने बता दिया है कि आप इस प्रकार से जो है इसको बनाइए। ठीक है, इस प्रकार से इसको जो है आप बनाइए। तो जब ये चीज़ आ रहा है, देखो इसमें और भी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे, आप इसको चेक करके देख लीजिएगा। और भी पॉसिबिलिटीज़ इसमें आप बनेंगे, तो इसको चेक करके देख लीजिएगा कि अभी फार्मूला से भी इसको हम करके देखेंगे कितनी पॉसिबिलिटी बनेगा, वो भी हमें डायरेक्टली पता लग जाएगा। वैसे ऐसे करने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, मतलब जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। आप खुद देख पा रहे हो कि किस प्रकार से हम 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, फिर इसको हम अरेंज कर रहे हैं, हम दिमाग लगा रहे हैं। अब जैसे ही मैंने 3 को एक बार लेने के लिए बताया तो थोड़े टाइम तो हमने दिमाग लगा लिया, फिर बाद में हमारा जो है माइंड कह नहीं पा रहा है कि अब और कौन कौन सा हो सकता है। और ऐसे में क्या हो सकता है कि जो हम अरेंजमेंट बना रहे हैं, जो परम्यूटेशन बना रहे हैं, वो हमारा मिस्टेक भी हो सकता है। क्लियर है। तो ये चीज़ और स्पेसिफाई हो जाएगा जब हम क्वेश्चंस जो फार्मूला है वो इसका हम अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से हमें और भी चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपके रहा है परम्यूटेशन, जिसमें आपको क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट करना होता है। अब जो है हम चलते हैं कुछ इसके फार्मूलाज पे, जिसको देख करके आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हम कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन। अब एक एक क्वेश्चन को फार्मूला के हेल्प से हम समझते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वही सूत्र क्या है इसकी, फार्मूला क्या है इसका, जो फार्मूला है वो है आपका NPR।
एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइड बाय एन माइनस आर ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, एन माइनस आर ऑफ फैक्टोरियल। अभी इसके बारे में आपको, फैक्टोरियल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, फैक्टोरियल के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आप धैर्य रखिए थोड़ा सा। अब जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपको बताया था कि हमारे पास कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है। अब ये जो n है, n जो है कुल वस्तुओं की संख्याएं होती है। क्या होती है? कुल वस्तुओं की हमारे पास संख्याएं होती है। जितनी हमारे पास डिजिट दिए हुए हो या जितनी हमारे पास संख्याएं दी हुई हो वो होता है। r क्या है? सजाई जाने वाली वस्तु होती है। r क्या होती है? जो वस्तु होती है, सजाई जाने वाली वस्तु होती है r। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, r जो है सजाए जाने वाली वस्तु होती है, मतलब कितने प्रकार से हम उसको सजा रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन को लेते हैं, हमारे पास को टोटल कितनी वस्तुएं हैं? 3 वस्तुएं हैं। अब 3 में से मैंने आपको क्या कहा था? एन पी आर। आर मतलब आपको जितना लेना है, जितना आपको चूज करना है। कितने कितने लेने थे हमें इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें 2 लेने थे, तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 इटली 1 फैक्टोरियल। तो कितना हो गया यहाँ पर? 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 3 का लिख 3 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 आ गया हमारे पास, है कि नहीं? 6 आ गया हमारे पास। समझ में आ गया आपको? 6 आ गया यहाँ से। फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हो, अगर मैं इस पर ये वाला लगा दूँ, इस पर लगा दूँ, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि एन पी यहाँ पर आर हो जाएगा। एक बार हम 3 में से कितने चूज कर रहे थे? एन पी आर हम कितना चूज कर रहे थे? 2 चूज कर रहे थे। तो यहाँ भी हमारे कहीं ना कहीं 6 आ जाएगा। आप लोग उसको चेक करके देख लीजिए। तो 6 आई है ना। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक टास्क आप लोगों को मैंने छोड़ा था। हमारे पास आर ए एम है और मैं एक बार में मैंने कहा था कि आपको तीनों उठा लेने हैं। तो अगर आप एक बार में तीनों उठा लेते तो आपको कितने नंबर परम्यूटेशन बने थे? हमने यहाँ पर 3 तो बना लिया था। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है 3 तो बना लिया था, लेकिन अब हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आ पा रहा था। ये टास्क मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा था कि क्या जो आर ए एम है इनसे और भी नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं? किन के अलावा? आर ए एम आर और एम आर ए से अलावा। चलो चेक करके देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनेंगे। तो देखो यहाँ पर आप समझिए इस चीज़ को कि अगर मैं 3 में से टोटल 3 को ही चूज कर ले रहा हूँ तो क्या बनेगा? 3 फैक्टोरियल यहाँ पर बन जाएगा और 3 माइनस 3 फैक्टोरियल यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाती है, दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर भी हमारे 6, मतलब 3 ऐसे और भी हमारे परम्यूटेशन बनेंगे इनके अलावा, जो कि इसमें आएगा। तो आप बाकी 3 को कमेंट में लिख करके मेंशन करिए कि कौन कौन से आर ए एम आर एम आर ए के अलावा और कौन से 3 इसमें परम्यूटेशन हमारे पॉसिबल है। तो आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया है जो हम परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं। अभी स्टार्ट हमने परम्यूटेशन से किया है और परम्यूटेशन की डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी नंबर है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो अरेंजमेंट है वो स्पेसिफिक ऑर्डर में हम कर रहे हैं, है ना, एक निश्चित क्रम में उसको जो है हम सजा रहे हैं। तो वो हमारा जो है क्या हो जाता है? परम्यूटेशन हो जाता है। अब आपके पास जो है कुछ डिजिट है, और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें बन सकता है, अलग अलग एग्जाम्पल इसमें बन सकता है। मैं कह रहा हूँ कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आप कितने 3 डिजिट के जो है यहाँ पर आप नंबर्स बना सकते हैं? 3 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हैं? 2 मेथड है। फार्मूला लगाइए, उससे पता लग जाएगा कितने बनेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशन, और यहाँ पर आप डायरेक्टली इस फॉर्म में कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे संख्याएं बढ़ेंगी, आपके अल्फ़ाबेट्स बढ़ेंगे, आपके जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी जो संख्याएं धीरे धीरे बढ़ेंगी, तो आपको ये जो चीज़ मैंने बताया है, ये जो अरेंजमेंट का तरीका मैंने आपको बताया है, ये आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, करने में आपको दिक्कत आएगी। तो फार्मूला इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड द नंबर ऑफ द परम्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ें, फिर आप कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर हम देख सकते हैं। हाँ, इन एग्जाम्पल को देखते हैं। वैसे तो काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स है ये। एग्जाम्पल कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ए बी सी बी अरेंज्ड। अब इन लेटर को अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं? सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे हमने आर एम के लिए किया था। तो ये ए है, बी है और सी है।
तो उनको हम कितने तरीके से, भाई एक बार में हम तीनों को उठा ले रहे हैं, तो अभी मैंने बताया था 6 आ रहा था वहाँ RAM वाले उसमें भी। तो इसके अरेंजमेंट क्या क्या बन रहे हैं, देखो ABC बन रहा है, ACB बन रहा है, BAC बन रहा है, BCA बन रहा है, CAB बन रहा है, CBA बन रहा है कि नहीं। ये इतने सारे हमारे जो है कितने, 1 2 3 4 5 6 इसमें अरेंजमेंट हमारा बन रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया है। अब देखो यहाँ पर आपके नेक्स्ट जो है यहाँ पर है हमारा संचय, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन भी। कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन जो है इज अ सलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द ऑर्डर। ठीक है, आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसके ऑर्डर को आपको कंसीडर नहीं करना है। हाँ, कंसीडर नहीं करना है, मतलब इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, दोनों को थोड़ा सा एक बार हम ऐसे वे में समझते हैं कि आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो। देखो, अगर मैं परम्यूटेशन की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट। और मैं जहाँ कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ वहाँ आपका क्या यूज़ हो रहा है, सलेक्शन। सलेक्शन यूज़ हो रहा है, मतलब चुनना, चुनाव करना, किसी चीज़ का चुनाव करना, वो सलेक्शन हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन का अर्थ है वस्तुओं का चयन, सलेक्शन, जिसमें क्रम महत्व नहीं होता है। परम्यूटेशन में हमने देखा कि ऑर्डर जो है मैटर कर रहा था, ऑर्डर जो है आपका क्या कर रहा था, मैटर कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर आपका मैटर नहीं करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है आपको ऑर्डर में रखना। कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। अब जैसे मान के चलो कि एक यहाँ पर मैं एग्जांपल ऐसा देता हूँ, BCI है, ठीक है ना, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है ये है। तो जो ये BCI है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ये है, तो इसमें जो है मान के चलो क्या पूरा कंट्रीज़ में से आपके पास कई सारे टीम्स आ रहे हैं। ठीक है, कई सारे टीम्स आ रहे हैं। मान के चलो कि एक मैच हमें करवाना है, एक वर्ल्ड कप मैच करवाना है, चलो वर्ल्ड कप मैच आपको करवानी है। और उस मैच के लिए आपके पास 3 टीमें आई है। इंडिया की आई है, ठीक है, इंडिया की आई है, और ऑस्ट्रेलिया की आई है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की आई है, और आप यहाँ पर कह सकते हो कि बांग्लादेश की आई है। ठीक है, बांग्लादेश की आई है। तो अब जो है इन 3 टीमों को ले करके हमें जो है एक मैच करवाने, तो कितनी मैच पॉसिबल है, मेरा आपसे यही क्वेश्चन रहेगा कि कितना मैच अभी फिलहाल पॉसिबल होगा फर्स्ट राउंड में, कितना मैच पॉसिबल होगा, क्या आप बता सकते हैं। तो सबसे पहला मैच देखो क्या हो गया, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश हो सकता है एक मैच, और बांग्लादेश वर्सेस एक हमारा क्या हो सकता है, इंडिया हो सकता है। क्या कोई और मैच इसमें पॉसिबल है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, देखो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया पॉसिबल है, लेकिन ये हो गया है इसी में। आप चाहे तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बोलो या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया बोलो, बात एक ही है। आप अगर चाहे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश बोलो या फिर बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बोलो, बात एक ही है। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया बोलो या इंडिया वर्सेस बांग्लादेश बोलो, बात एक ही है। मैच करवाने से मतलब है। तो ये कितनी मैच समरी बन सकती है कि एक वर्ल्ड कप हमें करवानी है, और पूरे वर्ल्ड में से हमारे पास मान के चलो 3 ही टीम हमारे पास आ रखी है, एंट्रीज 3 टीम की आ रखी है पार्टिसिपेशन के लिए, और उन 3 टीमों का हमें मैच समरी बनाना है कि कैसे उनका मैच हम करवाएं कि सभी टीमें जो है आपस में भिड़े, है कि नहीं। ये बहुत बड़ा टास्क है। अब तो मैंने यहाँ पर 3 टीमों का एग्जांपल लिया है। अब आपके पास जब रियल में वर्ल्ड कप होता है तो उस टाइम आपके पास कई सारे कंट्रीज आ जाते हैं, तो वहाँ पर टास्क होता है कि आप कैसे उस चीज़ को मेंटेन करोगे। अब देखो ना, सारे के सारे जो टीमें हैं वो आपस में भिड़ रहा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भिड़ रहा है कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के साथ भी भिड़ रहा है, बांग्लादेश इंडिया के साथ भी भिड़ रहा है। कोई ऐसी टीम है इसमें बता सकते हैं जो किसी के साथ भिड़ा नहीं है, किसी के साथ जिसका मैच बना नहीं है, समरी नहीं बन पाया है, कोई ऐसा है तो आप एक बार चेक करिए और उसको कमेंट में आप लोग जो है
मेंशन करिए कि सर इस टीम का तो मैच आपने बनाया ही नहीं, इस टीम का तो मैच पॉसिबल हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है कॉम्बिनेशंस है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, जहां पर ऑर्डर जो है हमारा मैटर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। देखो कैसे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया करो या फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया करो, बात सेम ही है, यहाँ ऑर्डर मैटर कर ही नहीं रहा है। अब मैं ऑर्डर तब क्या मैटर करता जब मैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को, मतलब एक कहता और ऑस्ट्रेलिया इंडिया को मैं अलग मैच के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से देखता। यहाँ तो सेम ही है, यहाँ क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप मैच समरी बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन है। आप खुद ही समझ रहे होंगे कि हम रियल वर्ल्ड में इसका किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशंस की। कभी भी हमें कोई टीम फॉर्मेशन करनी है, हमारे स्कूल्स में जो है हमें बनानी है कि हमारे पास इतनी टीमें आई है, एक फुटबॉल मैच करवानी है, भाई कल के डेट में आप एक टीचर अगर बनेंगे तो उस टाइम आपके पास बहुत बड़े बड़े टास्क होंगे, और जब बड़े बड़े टास्क आपके पास होंगे तो उस समय पर आपको जो है बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास सारे फार्मूलाज है, सारे तरीके हैं, सारे टॉपिक आपने पढ़ रखा है, आपको बस सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए। तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि किस प्रकार से आप टीम फॉर्मेशन कर सकते हो। अब बात आती है कि जब हमारे पास बहुत सारे टीम है, मान के चले कि वर्ल्ड कप हमें करवानी है और लगभग हमारे पास 20 टीमों की एंट्रीज आई है, तो उस कंडीशन में आप कैसे मैच की समरी बनाओगे, क्या ऐसे एक एक करके बनाओगे? फिर तो आप सीधा सीधा पागलपंती हो जाएगा कि आप ऐसे एक एक करके बनाते रहोगे, कोई एंट्री छूट जाएगा। ऐसे एक एक करके बनाना सही है, आपको बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको पता है कि इतने नंबर ऑफ मैच समरी बनेगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें और आसान हो जाएगी हमारे लिए। और अगर हमें पता ही नहीं है कि अगर मान के चलो 20 टीमें आई हैं और कितने जो है हमें टीम फॉर्मेशन करनी है, अब हमें ये चीज़ नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ मैचेस हो सकते हैं फर्स्ट राउंड में, तो उस कंडीशन में आपसे जो है कुछ टीमें छूट सकती है, कुछ मिस्टेक हो सकती है। और अगर कोई फिक्स हो गया कि हाँ 10 होंगे, 10 मैचेस पॉसिबल है, तो वहाँ पर जो है चीज़ें आपको थोड़ा सा और स्पेसिफाई हो जाता है कि 10 टीमें हमें 10 मैचेस करवानी पड़ेंगी और 10 मैचेस में ये टीमें रहेंगी, कोई टीमें छूटनी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है कॉम्बिनेशन को, परम्यूटेशन को समझ सकते हैं। अब जब बड़े नंबर में होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जो है फार्मूला का यूज़ करें। फार्मूला क्या होता है, जैसे ही हमने परम्यूटेशन को P से दिखाया था, ऐसे ही हम कॉम्बिनेशन को C से दिखाते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन को हम जो है C से दिखाते हैं। तो इसका फार्मूला होता है NCR बराबर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब आप कहोगे कि सर क्या ये वाकई में फार्मूला सही है? जी बिल्कुल, ये फार्मूला सही है। आप देखो, इसी क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लो आप, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया ना, इंडिया पाकिस्तान सॉरी वर्ल्ड कप मैच की तो यहाँ से जो है आप इसको बना करके देख सकते हैं। देखो हमारे पास कितनी टीम है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स, टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास 3 है। एंट्रीज जो हमारे पास आई थी वर्ल्ड कप मैच के लिए, कितनी चूज करनी है, R चूज करनी है, मतलब हमें एक बार में 2 टीमें ही तो चूज करनी पड़ेगी एक मैच के लिए, तो 3C2 हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला क्या है, 3 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, R फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, n माइनस R फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 टीमें हमारे पास बन रही है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही इसके लिए भी वही चीज़ है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्या है, हाउ मेनी वेज कैन 2 लेटर्स कैन बी चूजन फ्रॉम ABC। 2 लेटर हमें चूज करना है इन ABC से। तो जब भी चूज करने की बारी आ रही है, सिलेक्शन करने की बारी आ रही है, तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। और हमें जो है ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ पर लगाना है जब भी चूज़ करने की बारी आती है। तो
ठीक है। सिलेक्शन का चयन किसी प्रकार से हो सकता है इस प्रकार से। तो एग्जांपल मैंने दे ही दिया आप लोगों को, आप लोग देख सकते हो। ये ABC वाला जो एग्जांपल है उसके हेल्प से ये वाले बनेंगे हमारे। की डिफरेंस क्या है, कुछ मुख्य अंतर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मैं बता दिया वैसे तो मैंने आपको, क्या ही बताना है इसमें। परम्यूटेशन क्रमचय, जिसमें आप अरेंजमेंट महत्वपूर्ण होता है, क्रम महत्वपूर्ण होता है। कॉम्बिनेशन संचय, जिसमें हम सिलेक्शन, क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, क्रम महत्वपूर्ण हमारा नहीं होता है। ठीक है। अब ये तो रही हमारे पास कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन की एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, एक डेफिनेशन, कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसका जो है सॉल्यूशन करते हैं, क्या फार्मूला होता है। ठीक है। अब जो है हम चलते हैं, एक टॉपिक है जिसको हम जानते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़े ध्यान से आप इसको देखिए, चीज़ें आपको क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। ठीक है। देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना का जो मौलिक सिद्धांत है, ठीक है, वो क्या कहता है, मतलब काउंटिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो प्रिंसिपल सिखाया जाएगा ताकि आपको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना हो। डेफिनेशन हर उसमें हम करते हैं, लेकिन उसका जो यूज़ है वो हम हर जगह करते हैं, लेकिन हमें अगर थोड़ा सा आसान भाषा में उसको समझा दिया जाए तो मुझे लगता है कि डेफिनेशन पर हर बार हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन है, कह रहा है कि अगर कोई काम जो है, अगर कोई काम 2 या अधिक चरणों में पूरा होता है, मतलब किसी वर्क को हम कर रहे हैं, वो 2 या अधिक चरणों में पूरा हो रहा है। जैसे कि पहले चरण को अगर M से दिखाते हैं और दूसरे चरण को अगर N से दिखाते हैं, तो पूरे काम करने की जो हमारे पास पूरे काम करने के लिए कुल तरीके कितने हो जाएंगे, M × N तरीके हो जाते हैं। अभी जब एग्जांपल दूंगा ना तो आपको चीज़ें और समझ में आ जाएगी। इसी को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम कहते हैं। अब काउंटिंग वही चीज़ है, कुछ जनरल फॉर्म से देख लेते हैं। ठीक है। अगर कोई कार्य के चरणों में होता है, मतलब कई सारे चरण में हो रहा है, एक चरण, पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से के चरण तक हो रहा है। तो पहला चरण अगर N1 है, दूसरा चरण अगर N2 है, तीसरा अगर N3 है और लास्ट में Nk है, तो हम सबको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल से अभी समझाऊंगा, धैर्य रखिए थोड़ा सा। N1, N2, N3 क्रॉस इस प्रकार से Nk तक हमारे जो है मल्टीप्लाई होंगे। ये डेफिनेशन था। डेफिनेशन छोड़ो, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, कैसे हम जो है इसको समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल लिया है हमने। ठीक है। गणित हमारे जीवन को आसान बनाती है, ये सोच करके आप अगर मैथ्स को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आपके दिमाग में यही चीज़ बैठा हुआ है कि आपको जो है गणित परेशान करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है, खाली कैलकुलेशन करने होते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने होते हैं, हमें परेशान किया है, तो इस समय जो है अगर ऐसी थिंकिंग आ रही है तो आप गणित विषय को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। उसको आसान बनाने का एक तरीका है, सबसे पहले तो अपने अंदर से जो डर है, जो नेगेटिविटी है, उसको आप दूर करिए। एंड देन दूसरा तरीका आपको समझ के पढ़ना है, उसका डेली एप्लीकेशन क्या होते हैं, कहाँ हम उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ें आपको पता है, ऐसी चीज़ें अगर आप समझ पा रहे, देख पा रहे, सीख पा रहे, तो आपको गणित आसान लगने लग जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग का। ठीक है। गणना हम कैसे कर सकते हैं, मान के चलो कि एक छात्र को परीक्षा में 3 गणित की किताबों में से एक और 2 भौतिक की किताबों में से एक चुननी है। तो किताब चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं, है ना, एक चुननी है तो चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर थोड़ा डायग्रामेटिक वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे बन रहा है ये चीज़ें। ठीक है। देखो, अगर एक छात्र को परीक्षा में एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट को एक स्टूडेंट है ये, ठीक है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ऐसा हम जो है मान के चल रहे हैं कि ये एक स्टूडेंट है। मैं इसको बना देता हूँ अच्छे से ताकि आपको थोड़ा सा विजुलाइज हो। ठीक है। ताकि आपको थोड़ा सा क्या हो, विजुलाइज हो। यहाँ पर देखो, ये मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट, ये इसके पैर हो गए, ठीक है, ये इसके हाथ हो गए, ये इसके हाथ हो गए, ये हमारा एक स्टूडेंट बन गया। चलिए आंखें भी बना देते हैं, ये हो गया, ठीक है, नाक भी हो गया, मुंह भी हो गया, सब हो गया। एक फील आ रहा है थोड़ा सा स्टूडेंट वाली इसमें। एक स्टूडेंट है, अब क्या है, एक पेपर है, एक छात्र को परीक्षा में 3 गणित की किताबें हैं, 3 जो है मैथ्स की किताबें हैं। जो छात्र है, इस छात्र के पास जो है
परीक्षा में 3 गणित की किताब है। अब मान के चलो कि मैथ 1 है, ठीक है, मैथ 2 है, मैथ 3 है, क्लियर। ऐसे ही हमारे पास फिज़िक्स 1 है, फिज़िक्स 2 है, ठीक है, फिज़िक्स 1 है, फिज़िक्स 2 है। तो देखो इसको एक एक किताब चुननी है, तो कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं वो हमें निकालने हैं कि एक मैथ की किताब और एक फिजिक्स की किताब चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका देखो, एक मैथ का किताब हो जाए और एक ही फिजिक्स का किताब हो जाए, ठीक है, तो मैथ 1 हो जाए, फिजिक्स 1 हो जाए। फिर एक मैथ का हो जाए और दूसरा जो है क्या हो जाए, एक मैथ का हो जाए, यहां से देखो इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, एक मैथ का हो जाए और दूसरा जो है दूसरा फिजिक्स का हो जाए, पहले मैथ का हो जाए और दूसरा फिजिक्स का हो जाए, एक तरीका ये बन रहा है। ऐसे ही M2 की बात करूं तो इसके लिए यहाँ से जो है मैथ 2 हो जाए, फिजिक्स 1 हो जाए, मैथ 2 हो जाए, फिजिक्स 2 हो जाए। ऐसे ही मैथ 3 हो जाए, है ना, मैथ 3 हो जाए, फिजिक्स 1 के साथ हो जाए। ऐसे ही मैथ 3 हो जाए, फिजिक्स 2 के साथ हो जाए, है ना, इस प्रकार से फिजिक्स 2 के साथ। तो कितने तरीके बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 तरीके हमारे पास बन रहे हैं। समझ में आया ना मैंने क्या बोला। चलो एक बार फिर से मैं इसको समझाता हूँ, हो सकता है कि आपको नहीं आया है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं चीज़ों को, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो हमारे पास मैथ्स की 3 बुक है, मान के चलो कि मैथ 1, मैथ 2 और मैथ 3, फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, है ना, यही किताब है। तो देखो पहला तरीका क्या बन सकता है, पहला तरीका आपका मैथ 1 ले लूँ, फिजिक्स 1 ले लूँ, 2 ही किताबें चूज करनी है हमें, एक मैथ से करनी है, एक फिजिक्स से करनी है। ऐसा एक तरीका हो सकता है कि मैथ 1 ले लूँ और फिजिक्स में से दूसरी किताब उठा लूँ, है ना। ऐसे ही हो सकता है कि मैथ का दूसरा किताब उठा लूँ, फिजिक्स का पहला किताब उठा लूँ, मैथ का दूसरा किताब उठा लूँ, फिजिक्स का भी दूसरा किताब उठा लूँ। ऐसा हो सकता है कि मैथ का तीसरा किताब उठा लूँ, फिजिक्स का पहला किताब उठा लूँ, मैथ का तीसरा किताब उठा लूँ, फिजिक्स का दूसरा किताब उठा लूँ। कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है, 1 2 3 4 5 6, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। और फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कहता है काउंटिंग का, ये यही कहता है कि अगर कोई तरीका है, पहले चरण में m तरीके हैं, दूसरे चरण में n तरीके हैं, तो इसको हम m इंटू n करेंगे, m इंटू n करेंगे। तो पहला चरण में देखो 3 में से एक किताब ही चुननी है हमें, 3 में से एक किताब चुननी है, तो 3 तरीके हो गए उसके, समझ में आया। 3 में से एक किताब चुननी है तो 3 तरीके हो गए, है ना, 3 में से एक किताब चुनने के 3 तरीके हो गए, चाहे वो मैथ हो, मैथ 2 हो, मैथ 3 हो, 3 तरीके हो गए। और 2 में से एक किताब चुननी है तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, है ना, 1 2, पहला किताब फिजिक्स का हो, दूसरा किताब फिजिक्स का हो, ऐसा भी हो सकता है। आप खुद ही देख लो, 2 तरीके ही हैं फिजिक्स किताब चुनने के, तो दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 2 करेंगे, 6 आ जाएगा। मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही कह रहा है कि आपको जो चुनने हैं उसको चुनने के लिए अलग अलग आपके पास जो है 6 तरीके हो सकते हैं। यही चीज़ जो है इसमें आपको बताया गया है। अगला जो है इसमें देखो एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहा है कि अगर किसी पासवर्ड में 2 अक्षर और उसके बाद 2 अंक हो तो उसको चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे हम, हमारे पास जो है 26 अक्षर है, क्या है, 26 अक्षर होते हैं, और अंक की मैं अगर बात करूं तो 0 से 9 तक होते हैं, मतलब 10 अंक हमारे पास यहाँ पर हो गए। तो कह रहा है कि किसी पासवर्ड में 2 अक्षर और उसके बाद 2 अंक हो, ऐसा हमें चूज करना है। तो कुल पासवर्ड बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं, 26, देखो 26 के तो अगर मैं बात करूं तो 2 तरीके, 26 में देखो 26 गुणा 26 हो सकता है, एक तो 2 चुनने के यही तो तरीके हैं, 26 अक्षरों में 2 चुनने और व्यवस्थित करने के तरीके कितने होते हैं, 26 गुणा 26 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 10 अंकों में से 2 चुनने और व्यवस्थित करने के क्या तरीके हो सकेंगे, 10 गुणा 10 हो जाएंगे। तो अब इन दोनों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इतने तरीके हैं। सोच सकते हो आप कितने तरीके से पासवर्ड बना सकते हो, क्या आपने पूरी ज़िंदगी में इतने सारे पासवर्ड बनाए हैं। अभी सिर्फ आपको 0 और 9 के बीच में से आपको जो है 2 ही डिजिट चूज करने हो रहे, मतलब आपके पास करोड़ों लाखों जो है पासवर्ड बनाने के तरीके हो सकते हैं। शायद आपने कभी इतना सोचा भी नहीं होगा कि हमारे पास इतने तरीके भी है पासवर्ड बनाने का। हम अलग अलग पासवर्ड अपने दैनिक जीवन में बनाते भी हैं। हम
अपने फेसबुक में पासवर्ड रखते हैं, अपने जो है कहीं पर भी हो जाए हम पासवर्ड बना करके रखते हैं। तो वो तरीका क्या होता है, हम जो है उसको सोचते हैं कि ये पासवर्ड हो सकता है, ये पासवर्ड हो सकता है, लेकिन क्या हमें ये पता है कि कितने तरीके हैं हमारे पास पासवर्ड बनाने के। एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस क्वेश्चन से आपको मिला है, ठीक है, जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दे रहा है। कुछ की पॉइंट्स है। अगर काम को या तो इस तरीके से या फिर उस तरीके से करना है तो उसमें एडिशन योग का सिद्धांत लगता है, ठीक है। या तो या फिर या वाला जो वर्ड आ रहा है, साउंड आ रहा है, अगर ऐसा चीज़ें कभी हो तो उसमें हम एडिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। अगर काम को कई चरणों में करना है और हर चरण जरूरी है तो मल्टीप्लिकेशन जो अभी हमने करा है उसका सिद्धांत लगता है। कुछ एग्जाम्पल देखो और भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक लड़का 3 अलग अलग शर्ट और 2 अलग अलग पैंट में से एक शर्ट और एक पैंट पहन सकता है, वहाँ कुल कितने तरीके से पहन सकता है? 3 अलग अलग पैंट है, 3 तरीके हो गए। 3 अलग अलग शर्ट है, 3 तरीके हो गए। 2 अलग अलग हमारे पास पैंट है, 2 तरीके हो गए। 3 दूनी 6 तरीके हो गए। अब ये वैसा ही है जैसे अभी फिजिक्स और मैथ्स का मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया था। पहला आपका क्या तरीका है, हमारे पास जो है शर्ट है, पहला शर्ट हो गया शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 अलग अलग पैंट है, पैंट 1, पैंट 2, तो शर्ट 1 पैंट 1 हो सकता है, शर्ट 1 पैंट 2 हो सकता है, शर्ट 2 पैंट 1 हो सकता है, शर्ट 2 पैंट 2 हो सकता है, शर्ट 3 पैंट 1 हो सकता है, शर्ट 3 पैंट 2 हो सकता है। तो हमारे पास टोटल कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं। आप इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ इसीलिए बताया है कि विजुलाइज हो जाए आपको चीज़ें। अब सिर्फ गुणा कर दो, 3 और 2 है 6 तरीके हो गए, बस काम खत्म। अगला क्वेश्चन में हम कुछ ऐसा करने वाले नहीं हैं, हम डायरेक्ट देखेंगे। एक विद्यार्थी को परीक्षा में 4 गणित और 3 भौतिक, अभी सेम वही क्वेश्चन हो गया, उसमें हर विषय में से एक एक प्रश्न हल करना है, वहाँ कितने तरीके से प्रश्न को चुन सकता है? तो 12 तरीके हैं उसके पास चूज करने के। गणित में गणित के 4 गणित के प्रश्न हैं और 3 भौतिक के प्रश्न हैं, तो 4 या 12 तरीके हो गए। आप खुद करके देख लो, ठीक है, करना इसको ट्राई करना ताकि आपको चीज़ समझ में आए। किसी दुकान पर 5 प्रकार के जूते और 4 प्रकार की चप्पलें हैं। एक ग्राहक एक जोड़ी जूते और एक जोड़ी चप्पल खरीदना चाहता है, वहां ग्राहक कितने तरीकों से खरीदारी कर सकता है? और ये दैनिक जीवन से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। आप ये हर काम को कहीं ना कहीं कर रहे हो, देख रहे हो कि कैसे हो रहा है, तो आपको बस तरीके नहीं पता होते, कितने तरीके आपके पास हो सकते हैं। तो 5 चप्पल है ना, 5 प्रकार के जूते हैं और 4 प्रकार के चप्पल हैं, 5 आपको 20 हो गया, 20 तरीके हो गए। आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल था काउंटिंग का, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेसिक क्वेश्चंस हम यहाँ पर करते हैं। बेसिक क्वेश्चंस ऑन दी परम्यूटेशन की कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको हम लेते हैं। अगर देखो यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर ये कहा है कि अगर ए बी सी को कितने अक्षर ए बी सी को कितने अलग अलग तरीक़ों से सजाया जा सकता है। तो अभी इसका एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया था। तो अगर सजाया जा सकता है, इसके एक मेथड और डिस्कस कर रहा हूँ परम्यूटेशन का। डब्बा बना करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 3 हमारे पास है तो कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो पहला डब्बा है, 3 को एक साथ ही लेना है, कहने का मतलब हमें 3 को एक बार में उठा करके हमें सजाने हैं। तो देखो पहला डब्बा जो है हमारे पास ए बी सी है, तो पहले डब्बे को भरने कितने तरीके हो सकते हैं? पहले डब्बे में ए भी आ सकता है, पहले डब्बे में बी भी आ सकता है, पहले डब्बे में सी भी आ सकता है, मतलब पहला डब्बा भरने के 3 तरीके हो गए। और जब पहला डब्बा में हमने एक डिजिट भर दिया, मान के चलो कोई भी एक डिजिट भर दिया, बचा हमारे पास 2 डिजिट। अब दूसरे डिब्बे को भरने के कितने तरीके हो सकते हैं? 2 ही तरीके पॉसिबल है, 2 ही डिजिट बचे, 2 ही अल्फ़ाबेट बचे, 2 ही तरीके हैं। अब जब एक और भर गया यहाँ पे, तो एक ही हमारे पास बचेगा कहीं ना कहीं, तो वो लास्ट वाले भरने के इसके 2 तरीके हो जाएंगे, इसके 1 तरीका हो जाएगा। आप में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 6 आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप चाहो तो 3p3 से भी कर सकते हो, तब भी 6 आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे अलग अलग बना करके देख सकते हो, तब भी आ जाएगा। ये आपके पास कई सारे तरीके हैं, ठीक है। 5 विद्यार्थियों को एक पंक्ति में कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है? बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आपको कभी ना कभी लाइफ में अगर ऐसे टास्क मिले, कभी आप टीचर बन गए, आशा करता हूँ कि आप टीचर बने, एक सरकारी टीचर बने, तो वहाँ पर आपको ऐसे टास्क मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो कहीं ना कहीं इनका आप यूज़ कर सकते हो,
5 विद्यार्थी को एक पंक्ति में कितने तरीकों से हम बिठा सकते हैं। अब 5 हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है, स्टूडेंट 4 है, स्टूडेंट 5 है, इनको हमें एक पंक्ति में कितने तरीकों से बिठा सकते हैं। आप ऐसे ना, ऐसे बिठाने का ऐसे तरीके हो सकते हैं। S1 को पहले बिठा दिया, S2 को बिठा दिया, S3 को बिठा दिया, S4 को बिठा दिया, S5 को बिठा दिया, S2 को पहले कर दिया, S3 को पहले कर दिया, S4 को पहले कर दिया, S5 को पहले कर दिया। इस प्रकार से हम अरेंजमेंट कितने बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं, ये टास्क है। तो इसको बनाने के लिए देखो एक डब्बा मेथड भी है, मैंने अभी बताया आपको, है कि नहीं। डब्बा बताया था, डब्बा मेथड देखो यहाँ पे, डब्बा बना करके आप कर सकते हो उसको। चलो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ पहले, ये हो गया। 5 तरीके कैसे बिठा सकते, 5 है ना, 2 3 4 5 हो गया। अब देखो हमारे पास 5 है, S1 S2 S3 S4 S5। तो पहले डब्बे में हम इन पांचों में से किसी को भी बिठा सकते हैं, चाहे वो S1 आ जाए, S2 आ जाए, S3 आ जाए, S4 आ जाए, S5 आ जाए। तो इस डब्बे को भरने के हमारे पास 5 तरीके हो गए। अगर हमने एक को बिठा दिया तो बचे 4, तो इसको भरने के 4 तरीके हो गए। अगर हमने चारों में से बिठा दिया तो एक को बिठा दिया तो यहाँ पर 3 तरीके बचे, मतलब यहाँ 3 तरीके हो गए। फिर यहाँ 2 तरीके हो जाएंगे, यहाँ 1 तरीके हो जाएंगे, अरे सॉरी, यहाँ हमारे कितना तरीके हो जाएंगे, 1 तरीके हो जाएंगे। मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 को 20, 20 या 60 दूनी 120 हो गए ना। डब्बे वाले इस विधि से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा हमारे पास तरीके आते हैं कि हम इसको बना करके देखें एक करके, बहुत टाइम टेकिंग है, वो हमें एग्जाम में नहीं करना है। हमें जो है या तो आप फार्मूला यूज़ कर लो डायरेक्टली कि 5p5 हो जाएगा, 5 को उठाने एक बार में हमें, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, जिसका मान हमारे 120 होते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया है। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं कि 7 विद्यार्थियों में से 3 को एक पंक्ति में बैठाना है, कितने तरीके हो सकते हैं। अब 7 में से 3 को चूज़ करना है हमें, है ना, 3 को बिठाना है। तो डब्बा बना लो, अरे सॉरी डब्बा बना लेते हैं यहाँ पे। 3 को बिठाना है, 1 2 3, तो पहला को भरने के ये तरीके हो जाएंगे, दूसरे को भरने के हमारे ये तरीके हो जाएंगे, तीसरे को भरने के हमारे पास ये तरीके हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये तरीके हमारे पास हो जाएंगे तो ये 210 आ जाएगा, ठीक है। 6 पंजे 30 और 7 या 21, तो 210 हमारे पास आ जाएंगे। तो ये भी आप लोग जो है नंबर ऑफ परम्यूटेशन को इस प्रकार से देख सकते हो, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस ऑन कॉम्बिनेशन, कुछ बेसिक क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन में, अभी इसके एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, अभी सिर्फ बेसिक पढ़ाया जा रहा है, पहले आप इसको देखिए। बेसिक क्वेश्चंस ऑन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशंस में क्या क्या है देखो। अब कॉम्बिनेशन फार्मूला हमने देख लिया है, तो जब फार्मूला हमने देख लिया है तो आगे बचता क्या है। अब हम क्वेश्चन से पर ही फोकस करेंगे। अब देखो 5 विद्यार्थियों में से दो को एक टीम में बनाने के लिए चुना जाना है, कितने तरीक़ों से चयन किया जा सकता है। अभी मैंने 7-8 तरीका आपको बता रखा है कि आपके पास 5 स्टूडेंट है और उन 5 में से 2 को एक टीम बनाने के लिए चुनना है, तो 5 में से 2 को चुनना है ना। अब जैसे मैंने 3 टीम दिया था क्रिकेट की, तो 3 में से आप कितना चूज़ कर रहे, 2 चूज़ कर रहे थे, है ना, 3C2। अब 5 में से आपको क्या चूज़ करना है, 2 चूज़ करना है। 5 में से आपको 2 चूज़ करना है, तो 5C अगर मैं बात करूँ तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो 5 फैक्टोरियल और यहाँ पर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, जो है यहाँ पर 1 और 5 माइनस 5। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर जो है 3 फैक्टोरियल। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ भैया, समझ लो बड़े ध्यान से, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे हमारे पास 5C2 है ना, तो हमें ऊपर का खोलना है, 5 को 2 तक खोलना है, 5 गुणा 4 बटे में नीचे 2 है, 2 गुणा 1 कर दो, बस 5 चौको 20 बटा 2, 2 ढाई 20, तो सीधा 10 आ जाएगा। आपको कुछ इतना कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट खोल दो इसको। ऐसे ही अगर मैं 7p, देखो यहाँ पर 7p3 है, तो हमें इस पूरे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कितना सॉल्व करना है, जितना नीचे है उतने तक ही खोलना है आपको, ऊपर बस खाली 7 गुणा 6 गुणा 3, सॉरी 5 है ना, तो ये 210 आ जाएगा। आपको नीचे का देखना है, नीचे अगर 3 है तो ऊपर हमें 7 के बाद 7 का 3 तक खोलना है हमें, 7 गुणा 6 गुणा 5, इस प्रकार से।
और ऐसे ही अगर जब कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो नीचे जितना है उतना ऊपर तक खोलेंगे और नीचे को 1 तक खोल देंगे, तो इसको जो है हम कर सकते हैं इजीली। एक शिक्षक के पास 6 किताबें, वहाँ उनमें से 3 किताबें छात्रों को देना चाहता है, वहाँ चयन कितने तरीकों से हो सकता है। ये सब टास्क काफ़ी लोगों के लिए है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो टीचर्स के लिए है। अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब एक टीचर है, उसके पास 6 किताबें हैं, उनमें से वहाँ 3 किताबें छात्रों को देना है उसको, तो तरीके कितने हो जाएंगे। तो 6 किताबों में से 3 किताबों को देना है छात्रों को, तो आप फार्मूला लगाओ या फिर आप डायरेक्ट करो। 6 को 3 तक खोलना है, 6 गुणा 5 गुणा 4, 3 को 1 तक खोल देना है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, दूनी 20, तो 20 तरीके से वो बांट सकता है किताबों को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 8 खिलाड़ियों में से 11 सदस्यीय क्रिकेट टीम का कप्तान चुनना है, कप्तान और टीम कितने तरीके से चुने जा सकते हैं। 8 खिलाड़ियों में से 11 सदस्यीय क्रिकेट टीम का जो है कप्तान चुना जाना है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब 11 सदस्यीय है तो टोटल पहले टीम के चुनने के हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं पहले टीम के चुनने के लिए। तो वो 11 में से हमें क्या चुनना है, 10 तो चुनना ही है ना। 8 खिलाड़ियों में से 11 सदस्यीय टीम को हमें चुनना है, ठीक है। 11 सदस्यीय क्रिकेट टीम का कप्तान चुनना है हमें, क्लियर। तो देखो क्योंकि 10 खिलाड़ियों को टीम में तो हमें रखना ही पड़ेगा हमें, ठीक है ना। 10 खिलाड़ियों को, पहले टीम चुनने के तरीके क्या है, 10 खिलाड़ियों को हमें टीम में रखना ही पड़ेगा, और फिर कप्तान चुनने का एक तरीका हो जाएगा, वो 11 तरीके हो जाएंगे उसके। तो देखो यहाँ पर आप 11 × 10 × 11 बराबर 121 हो जाएगा, यहाँ से सीधा सीधा। क्लियर हो रहा है ना चीज़ें आप लोगों को। कमेंट में आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो हेल्पफुल हो, ये जो लेक्चर है उनको भी फ़ायदा हो, वो भी एग्ज़ाम में आगे कुछ कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो इजीली। मुझे लगता है, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें फिर। अब फैक्टोरियल नोटेशन, अभी बहुत ज़्यादा इस पर हम दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि फैक्टोरियल नोटेशन क्या है, क्रम गुणित होता है, गुणन होता है, जिसमें जो कि हम क्या करते हैं, अगर मैं लिख रहा हूँ कि 5 फैक्टोरियल तो हम 5 को 1 तक खोल देंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर मैं लिख रहा हूँ 7 फैक्टोरियल तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इस प्रकार से हम इसको खोलेंगे, 1 तक खोल देंगे। तो डेफिनेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो, इफ़ n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन द फैक्टोरियल ऑफ n इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n। तो 1 to n तक जो है 1 2 3 इस प्रकार से n तक हर एक नंबर के प्रोडक्ट हो जाते हैं। अगर एग्जांपल देखें, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 है। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, 1 तक खोल के देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन दी परम्यूटेशन, क्रमचय के महत्वपूर्ण परिणाम क्या क्या है, कुछ फॉर्मूलाज है, पहला वाला आपको पता ही है, ठीक है, जिसमें से हमें n अलग अलग हमारे पास संख्या है, उसमें से r वस्तुओं को लेकर के क्रमचय बनानी होंगी। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम, वो हमारे n फैक्टोरियल होते हैं। मैं अगर 3 से 3 को ही चूज़ कर लूँ तो वो 3 फैक्टोरियल के बराबर होता है, क्लियर। तो n फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से इस फार्मूला को भी इजीली, इफ वन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड देन द नंबर ऑफ द परम्यूटेशन इज, अगर एक ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए क्या हो, फिक्स्ड हो, ठीक है। अब जैसे मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन लिया कि ए बी और सी है, ए बी सी है, इनमें से आपका जो एक तरीका है क्या है, आपके पास जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको जो है इन तीनों को लेकर के आपको बनाना है क्या, सॉरी यहाँ पर देखो इसको सही कर लेते हैं, ये है लेना है। लेकिन एक ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए आपका क्या होता है, फिक्स होता है। ये है 3 हो गए ना, यहाँ पर 3 डब्बा बना देते हैं। मान के चलो ए को हमने, किसी एक को हमने फिक्स कर दिया यहाँ पर, तो एक को फिक्स करने का मतलब उसके एक ही तरीके हो गए, बाकी बचे 2, तो 2 और 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 2 ही तरीके हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 ही हमारे पास तरीके बन जाते हैं। तो n-1 मतलब 3 में से अगर n हमारे पास कितने 1 2 3, तो 3 में से आप 1 कर दो, इसका फैक्टोरियल कर दो, तो 3 में से 1 गया तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2 तरीके हो गया हमारे पास। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हो अगर एक नंबर हमें हमेशा के लिए फिक्स कर दे। इफ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन अ सर्किल देन द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन अगर एक सर्कल है और ऑब्जेक्ट को हमें सर्कुलर में जो है अरेंज करना, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, तो उस कंडीशन में n-1 फैक्टोरियल ही होता है,
ठीक है, n माइनस वन फैक्टोरियल ही होता है। और अगर हमें लेफ्ट और राइट का ज्ञान हो तो n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 आ जाता है यहाँ पर, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। उसके बाद जो है इफ़ p ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, q ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक ऑफ अनदर काइंड एंड द रिमेनिंग आर डिफरेंट देन द नंबर ऑफ द परम्यूटेशन। कह रहा है कि यदि p वस्तु एक जैसी हो, q वस्तु दूसरी तरह की हो, एक जैसी हो और बाकी सब भिन्न भिन्न हो तो क्रमचय कैसे बन जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल और q फैक्टोरियल। अभी इसके एग्जांपल भी मैं करवाऊंगा काफ़ी सारा, तो डोंट वरी। ये फार्मूला आपको पता ही है, ये फार्मूला देखो पता है, np1 की वैल्यू n होता है, np0 की वैल्यू 1 होता है, n माइनस वन की जो वैल्यू होती है n क्रॉस n माइनस वन ऑफ फैक्टोरियल होता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। npr जो है इसका वैल्यू n की पावर r तब होता है जब रिपीटेशन अलाउ हो, रिपीटेशन अलाउ हो। अब जैसे मेरे पास 1 2 3 है, इससे हमें अरेंजमेंट बनानी है लेकिन नंबर रिपीट हो सकता है, तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, 3 डिजिट का, पहले डिजिट को भरने के 3 तरीके हो गए अगर रिपीट हो रहा है, दूसरों को भरने के भी 3 तरीके हो जाएंगे क्योंकि रिपीट हो सकता है, तीसरे को भरने के 3 तरीके हो सकते हैं। तो 3 की पावर r कितने हैं, 3 हमें जो है चूज़ करना है, तो 3 की पावर 3, तो 3 3 होती है 27 तरीके हो गए। तो यहाँ पर क्या बताया, n की पावर r हो जाएगा इफ़ रिपीटेशन अलाउ। तो रिपीटेशन अगर अलाउ है तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में ये फार्मूला आपको पता है, ये फार्मूला है NCR बराबर NCn माइनस आर। अब मान के चलो कि यहाँ पर 5C2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5C5 माइनस 2। ठीक है, ये तरीका भी हो जाएगा। NC0 की वैल्यू 1 होती है और NCn की वैल्यू भी 1 होती है, मतलब अगर मैं 5C0 ले रहा हूँ तो भी 1 होगा, 5C5 ले रहा हूँ तो भी 1 होगा। NC1 मतलब n हो जाता है, ठीक है, और NCR प्लस NCR माइनस 1 होता है n प्लस 1 R CR। ये पास्कल्स आइडेंटिटी होता है, बाइनोमियल थ्योरम और रिकरेंस रिलेशन में उपयोगी होते हैं। ठीक है, और समेशन की अगर मैं बात करूँ r बराबर 0 से n तक, तो NCR बराबर होता है 2 की पावर n होता है। किसी भी सबसेट समूह को चुनने के कुल तरीके हमारे पास 2 की पावर n होता है। ये फार्मूला देखिए आप, यहाँ पर समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n जो है यहाँ पे, r इज इक्वल टू 0 टू n जो है यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, -1 की पावर r NCR बराबर होता है 0। ठीक है, अल्टरनेट सिलेक्शन प्रॉब्लम और बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये यूज़फुल होता है। ठीक है, अभी करवाऊंगा मैं ये सब चीज़ें। NCR बराबर n माइनस आर CR माइनस 1, n माइनस 1 CR माइनस 1। तो कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ्स और सिंप्लीफिकेशन में ये वो है हेल्पफुल होता है। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो इनके कुछ यूजेस हैं, मैं बता दूंगा वैसे तो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको जो आज का इस वीडियो है इसमें मैंने जितना भी चीज़ें आपको बताया है, बहुत बेसिक चीज़ें बताया है, आपको क्लियर हो गया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।